जय हिंद साथियों, मैं विवेक कुमार अत्री। हमारा जो उड़ान बैच चल रहा है बेटा, उसका हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। ठीक है। अब हमारा जितना भी आपको ये वीडियो समझाया है, लास्ट लेक्चर जो डाल रखे हैं हमने, ठीक है, अगर वो आपको अच्छे लगे हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है, उनको शेयर करें और बताएं जितना भी हेल्पफुल है। और हमने जितनी भी आपके लिए मेहनत की है वो सभी लोगों तक उसका फायदा उठाएं। ठीक है बेटा। और जैसे हमने आपको जो टारगेट दिया है वो कितना दिया है, टॉपर बनने का, ठीक है, 100 में से 100 मार्क्स लाने का। तो उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अब हर एक लेक्चर को उसी तरह से मैनिपुलेट करते हैं, उसी तरह से उसको सेटल करते हैं। ठीक है बेटा। और उसी के आधार पर हम भी चाहते हैं कि इस बार सभी बच्चों के मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। और आप भी उसी तरह से मेहनत करते हुए संकल्प लें कि हम भी मैथ में 100 में से 100 मार्क्स लाएंगे। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए एक आपके लिए छोटा सा पॉइंट रखा है कि भुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया, अगर है तुझमें दम तो अपने सपनों को पूरा करके दिखा, और लिख दे अपनी मेहनत से ऐसी कहानी, बोल उस किस्मत को दम है तो मिटा के दिखा। तो इन्हीं संकल्पों के साथ, ठीक है, इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं बेटा। तो जो हमारा मेन टारगेट होता है कि आपको 100 मार्क्स किस तरह से दिलाए जाएं, तो उसके लिए जो हमने पैमाने रखे हैं वो क्या है कि पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद अब तक आए हुए जो प्रश्न हैं, प्रीवियस क्वेश्चन, उनके बारे में आपकी समझ दृढ़ होनी चाहिए। और इस बार पता होना चाहिए कि किस तरह का पैटर्न आपके लिए आने वाला है, जिसके आधार पर आप डिसाइड कर सकें कि इस चैप्टर के कंप्लीट मार्क्स कैसे ऑब्टेन किए जा सकते हैं। ठीक। तो उसी क्रम में आगे सिलेबस डिस्कस करते हैं बेटा। तो इस बार जो त्रिभुज चैप्टर 6 चैप्टर, जो हमारा त्रिभुज चैप्टर है ट्रायंगल, उसका जो सिलेबस है वो क्या है कि हमें समरूप त्रिभुज, ठीक है, हमें क्या पढ़ना है बेटा, समरूप त्रिभुज की परिभाषा पढ़नी है। और समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं उसका उदाहरण समझने हैं, और उनके प्रति उदाहरण मीन्स किस तरह के त्रिभुज समरूप नहीं होते और किस तरह के त्रिभुज समरूप होते हैं, इन दोनों को समझना है। उसके बाद त्रिभुज के समरूप होने से संबंधित जितनी भी प्रमेय हैं, है ना, एक एक करके उनको समझना। जैसे त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को एक समान अनुपात विभाजित करती है, ये प्रमेय है। ठीक है, ये प्रमेय हमारी हेल्प करेंगी आगे की चीजों में, आगे को समझने के लिए। ठीक है, तो इनको समझते रहना है। और आगे जैसे जितना भी सिलेबस है वो आपके लिए दिया हुआ है, इसको अच्छे से आप समझें। ठीक है, समझने में क्या है, जैसे एक प्रमेय है ये, इसको क्या कहते हैं, आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो इसको समझना अच्छे से। उसके बाद त्रिभुज की इसका जो विपरीत है, अगर त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखाएं तीसरी भुजा के समांतर होती हैं, ये इसी का विपरीत है। आगे 3 प्रमेय और हैं जिसमें त्रिभुज को समरूप करने को समझाया गया है। ठीक है, तो इन सभी प्रमेय को समझते हुए हमारा अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट दो अब तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो सिलेबस समझ में आया होगा आपको, है ना, ये लेटेस्ट सिलेबस है इस बार का। अब आगे हमें समझना है बेटा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इससे रिलेटेड त्रिभुज समरूप कब होता है इसके बारे में आपको बताएंगे। तो इस तरह का 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया आपको। ठीक है, अब मार्क्स काउंट करना बेटा आपने कि मार्क्स कितने मार्क्स से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस में इस बार मिलेगा आपको। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया था और ये इस बार सिलेबस में कट चुका है। ठीक है, पर 1 मार्क्स में पूछा जाता है हर बार, तो इसलिए 1 मार्क्स तो आपका मल्टीपल चॉइस में मिलेगा। अब ये क्वेश्चन है, से त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी दो भुजाएं समान हैं, तो इनके कोणों से आधारित एक प्रश्न है, ये भी 1 मार्क्स का है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा यहां तक कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और किस तरह का आएगा। अब उसके बाद फिर 4 मार्क्स का आएगा बेटा। ठीक है, 4 मार्क्स का इस तरह का क्वेश्चन आएगा, या एक फिगर दे रखा होगा उससे संबंधित क्वेश्चन आएगा।
तो 1 मार्क्स और 4 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से 5 मार्क्स कंप्लीट हुए इस चैप्टर से। इसमें एक 2 मार्क्स का भी दे सकता है वो, ठीक है। तो कंप्लीट 1 + 2 + 4 ये हुए 7 मार्क्स। तो ये मैक्सिमम 7 मार्क्स और मिनिमम 5 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। आपको इतने मार्क्स इसमें गेट करने हैं और इसको अच्छे से समझना है हमारे साथ, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन जो भी पूछे गए थे वो सारे डाले हैं आपके लिए, ना, इनको समझना है और इसको एक एक बार के समझेंगे। अब जो इस टॉपिक में समझना है, इस चैप्टर में जो भी हमें समझना है टॉपिक, वो सारे टॉपिक हैं कि त्रिभुज की पहले समरूप आकृतियों के बारे में समझेंगे कि आकृतियां समरूप कब कहलाती हैं, ये पहला पॉइंट है हमारा। उसके बाद समरूपता को कहां तक लाएंगे हम, त्रिभुज तक, तो त्रिभुज की समरूपता समझेंगे। उसके बाद समरूपता को आसान करने वाली प्रमेयों को समझेंगे और उस पर महत्वपूर्ण प्रश्न करते हुए इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो आगे टॉपिक पर आते हैं बेटा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है समरूप आकृतियां, ठीक है। तो समरूप आकृतियां किसे कहते हैं सर? तो समरूप आकृतियां कहते हैं बेटा जो आकृतियां दिखने में एक जैसी लगती हैं। जैसे ये एक व्रत है बड़ा, ये बड़ा व्रत है, ये छोटा व्रत है, ठीक है। तो एक सभी व्रत कैसे होते हैं, एक तरह के होते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि सभी व्रत समरूप होते हैं। ऐसे वर्ग हैं यहाँ पे, है ना, तो वर्ग सभी एक तरह के दिखते हैं, तो कह सकते हैं सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। अब एक समबाहु त्रिभुज है, ये दो, एक छोटी भुजा वाला समबाहु त्रिभुज, एक बड़ी भुजा वाला समबाहु त्रिभुज दे रखे हैं दो, ठीक है। तो सभी समबाहु त्रिभुज किस तरह के होते हैं, एक तरह के दिखते हैं, ठीक है। इसलिए ये भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये समझ में आया होगा बेटा आपको। नेक्स्ट अब समझना है हमें कि आकृतियों की तुलना कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, आकृतियों की तुलना, ठीक है। आकृतियों की तुलना की जा रही है। तो आपने यही चैप्टर 9th क्लास में भी पढ़ा है, त्रिभुज चैप्टर, ठीक है। उसमें आकृतियों की तुलना से स्टार्ट होता है चैप्टर। तो उसके लिए दो पैमाने हैं, है ना, कि पहला है कि आकृतियों की तुलना किस आधार पर की जाती है, कि वो दिखती कैसी, उसको कहते हैं आकार, आकार, ठीक है। तो आकृतियों का आकार कैसा है, ये वृत्ताकार है दोनों, ये वर्गाकार है, ये त्रिभुजाकार है ना। तो आकार कैसा है। और दूसरा पॉइंट होता है बेटा अमाप, अमाप मतलब उसकी विमाएं, ठीक है। त्रिभुज में वृत्त में क्या विमा होती है, त्रिज्या। वर्ग में क्या होती है, भुजा और कोण, ठीक है। त्रिभुज में क्या आते हैं, भुजा और कोण, इसकी क्या है, ये विमाएं या अमाप है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, शेप अंग्रेजी में, और इसको कहते हैं बेटा साइज। तो कहने का मीन ये है कि आकृतियों की तुलना दो आधारों पर की जाती है, कि अगर आकृति में आकार समान है या अमाप समान है, मतलब उसकी विमाएं समान है। अब अगर आकार समान है तो उनको कहते हैं समरूप, ठीक है। आकार समान, उनको क्या कहते हैं, समरूप आकृतियां, ठीक है। तो ये सारी आकृतियां कैसी हैं बेटा, समरूप, सभी के आकार समान है। अगर उसकी विमाएं भी समान हो जाए, विमाएं कहने का मीन, अगर ये त्रिभुज, ये जो व्रत है हमारा ये वाला, ठीक है, यहां आपको पता चला इसकी त्रिज्या छोटी है और इसकी त्रिज्या बड़ी है। अगर इसकी त्रिज्या समान हो जाए तो इसको कहते हैं समान अमाप, समान विमाएं, ठीक है। तो समान विमाएं होने पर ये व्रत एक दूसरे को ढक लेंगे। तो इस तरह की अगर दोनों चीजें पाई जाती हैं किसी चीज में, उसको कहते हैं सर्वांग सम आकृतियां, सर्वांग सम। तो सर्वांग सम मतलब होता है सभी अंग समान, और सभी अंग समान होने पर आकृतियां एक दूसरे को ढक लेती हैं, ठीक। तो सर्वांग सम आकृतियां के लिए आकार और अमाप दोनों समान होने चाहिए, और आकार समान है तो आकृतियां समरूप होती हैं। तो ये दो पॉइंट आपको समझ में आए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि मैथमेटिकली, ये तो हमें देखने के आधार पर हुआ कि आकृतियों का आकार समान हो सकता है, अमाप समान हो सकती है, ठीक है, और नहीं भी हो सकती। तो आकार समान होना समरूप कहलाया, और आकार और अमाप समान होना सर्वांग सम कहलाया। और सर्वांग समता हमने 9th में पढ़ी है, और अब हम समरूपता पढ़ेंगे बेटा।
ठीक है, सिर्फ हमारे लिए क्या जरूरी है, आकार। तो आकार किस आधार पर समान हो सकता है, उसको गणितीय आधार पर हम समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और समझते हैं। तो अगर आकृतियां एक जैसी दिखती हैं, जैसे एक ये वर्ग था और इसका एक छोटा वर्ग ये है, और इन दोनों को अगर आपस में हम समान गणितीय रूप से देखें, ठीक है, तो गणित में क्या होता है, वर्ग में होती हैं दो चीजें, क्या, भुजा और कोण। तो यहां पर हमारे सभी कोण समान है, यहां पर भी 90 डिग्री है। ठीक है, वर्ग के सभी कोण क्या होते हैं बेटा, 90 डिग्री। तो इसमें कोण ए कोण पी के बराबर है, ये भी 90 है। तो इधर कोण बी कोण क्यू के इक्वल है। कोण डी सी को लेते हैं, फिर सी किसके इक्वल है, आर के। और एंगल डी, जो कोण डी है वो एस के इक्वल समान है, और ये सारे कितने, 90 डिग्री है बेटा। सभी एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो दो आकृतियों में जो बहुभुज आकृतियां हैं, ठीक है, बहुभुज आकृतियां किसे कहते हैं, जिनमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो बहुभुज कहां से स्टार्ट होते हैं, त्रिभुज से। सबसे कम सबसे छोटा बहुभुज होता है उसको कहते हैं त्रिभुज। तो मैं वर्ग के आधार पर आपको समझाना चाहता हूं कि समरूप आकृतियां किसे कहते हैं। अगर दो आकृतियों को समरूप एक तरह का दिखना है तो हमारे लिए क्या जरूरी है कि उसके संगत कोण दिखे। तो ए को मैंने पी के साथ लिया, बी को मैंने क्यू के साथ लिया, डी को मैंने एस के साथ लिया, सी को मैंने आर के साथ लिया, इनको कहते हैं संगत, है ना, संगत कोण। तो ए पी के साथ संगत है, बी क्यू के साथ, सी आर के साथ, ठीक, और डी एस के साथ। और ये संगत कोण समान है इधर दो वर्गों में। ठीक, और अगर संगत भुजाएं देखते हैं बेटा, संगत भुजा क्या है, ए बी संगत है किसके, पी क्यू के। ठीक है, तो मैंने लिया ए पी ऊपर लिखा, उसके साथ उसकी संगत भुजा ए बी, और उसके साथ संगत भुजा उस दूसरे जो वर्ग है हमारा उसके लिए पी क्यू, और दोनों का अनुपात लेते हैं बेटा। तो ए बी की लंबाई है 3 सेंटीमीटर और पी क्यू की लंबाई है 2। ठीक, ए बी अपन पी क्यू का अनुपात 3/2 आया। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम बीसी के संगत भुजा क्या है हमारी, क्यू आर, उनका अनुपात लेते हैं। तो ये भी कितना आया, 3/2। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे हमारी भुजा है सी डी, और सी डी के संगत है आर एस, इन दोनों का अनुपात भी 3/2। आगे हमारे पास ए डी और इधर हमारे पास पी एस, ये भुजा है, इनका अनुपात भी 3/2। ठीक है, तो संगत भुजा का अनुपात देखो इधर क्या है, समान है। ठीक है, तो कहने का मीन दो वर्ग समरूप कब हुए, जब उनके संगत कोण बराबर हुए और संगत भुजाओं के अनुपात समान हुए। ठीक है, तो ये बहुभुज की कहानी है। तो ये बहुभुज हमने बताया कि बहुभुजों की अगर भुजाओं की संख्या समान है, तो इसमें 4 भुजाएं हैं, इसमें भी 4 भुजाएं हैं। अगर इसमें लिखा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। ये क्या है बेटा, संगत कोण। ठीक है, इधर लिख देते हैं, ये क्या है हमारे संगत कोण। ये समझ में आ रहा होगा आपको कि ए के संगत पी, बी के संगत क्यू, ये संगत कोण है। ठीक है, जब इसको समरूपता देखी जाएगी तो इस तरह रखना पड़ेगा जैसे मैंने इसको रखा है, यहाँ पे रखा है ना बेटा। ये तो कोण ए के साथ पी रखना पड़ेगा, कोण बी के साथ हमें क्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हमें ये रखने पड़ेंगे। और उसके बाद ऐसे ही ये सी के साथ आर रखना पड़ेगा इधर, ऐसे ही डी के साथ एस रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे हमें रखने पड़ेंगे। उसके बाद ही हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये संगत, ये समरूप हैं कि नहीं। ठीक है, समरूपता दूसरा मीन ये भी है कि फिट आ जाए। देखो इसको पकड़ा मैंने, चारों तरफ ये फिट बैठा। ठीक है, छोटा वर्ग बड़े वर्ग में फिट बैठा, उसको कहते हैं समरूप आकृति। अगर फिट नहीं बैठता, इधर उधर ज्यादा कम हो जाता तो ये समरूप नहीं होते। तो मेन पॉइंट पर आते हैं कि दो बहुभुज समरूप तब कहलाएंगे जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं का अनुपात बराबर है ना, उनकी सभी संगत भुजाओं एक ही अनुपात में हो, है ना, जैसे ये है। तो यहां तक ये समझ में आ गया कि दो बहुभुज
समरूप कब कहलाएंगे? जब संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो। ठीक, ये बहुत अच्छे समझ में आया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं बेटा कि त्रिभुज चैप्टर का नाम है, तो त्रिभुज की समरूपता हमें इसमें चेक करनी है। तो वही त्रिभुज भी क्या है बेटा? बहुभुज। त्रिभुज भी क्या है हमारा? बहुभुज है। और जब त्रिभुज बहुभुज है तो बहुभुज वाला कंसेप्ट अभी बताया आपको कि बहुभुज के लिए क्या चाहिए? संगत कोण बराबर और संगत भुजाओं का अनुपात। तो आपको आज से ये याद रखना है कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब उनके संगत कोण, जैसे दो त्रिभुज हैं, इसका ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए, बी कोण इस कोण के बराबर हो जाए और सी कोण इस कोण के बराबर हो जाए, जो कहते हैं संगत कोण। इधर लिख लेते हैं संगत कोण। तो संगत कोण कौन कौन से लेने बेटा? ए के साथ संगत आएगा सर कोण P, और बी के साथ संगत आएगा कोण Q, और सी के साथ संगत आएगा कोण R। तो पहले तो ये संगत कोण बराबर हो, और दूसरा पॉइंट क्या है? संगत भुजाओं का अनुपात। भुजाएं क्या है बेटा? ए बी के साथ संगत PQ, इधर लिखेंगे ए बी अपॉन PQ इक्वल अनुपात, इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होनी चाहिए? BC अपॉन QR, और तीसरा AC अपॉन PR। ठीक है, अब संगत में ये आपको देखो A के साथ P लिखा, देखो जहां A देखोगे वहां उसके नीचे P देखोगे, जहां A देखोगे उसके नीचे P देखोगे। B को Q के साथ लिया, देखो B के नीचे Q, इधर B के नीचे Q। C के साथ R लिया तो C के नीचे R, C के नीचे R। तो इसको जो संगत सिस्टम है इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ना? नहीं तो अगर A के साथ P ना लिख के और कुछ लिख देंगे तो ये संगत सिस्टम नहीं बनेगा। तो ये संगत कोण है, तो ये संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया होगा आपका कि संगत कोण बराबर हो दो त्रिभुजों में और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होने पर दो त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। ठीक, यहां तक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर इसी हमने अब तक क्या समझा बेटा? समरूपता, है ना? त्रिभुजों की समरूपता समझ ली और किसी तरह की आकृति की समरूपता समझी। ठीक है, तो इन समरूपता के जो हमने आकृतियों की समझी है, इसके आधार पर इसमें एक प्रश्नावली 6.1 उसको समझते हैं। अब इसमें कहा गया है 6.1 प्रश्नावली में कि कोष्टक में दिया गया है इधर, तो इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है कि सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं, समरूप, है ना? तो आपको पता है कि सर्वांग समता का मीन है कि दो आकृतियां एक दूसरे को दोनों तरफ से ढक लें अच्छी तरह से। ठीक है, और समरूप का मीन है कि एक ही तरह का दिखना। तो सभी वृत्त, देखो वृत्त छोटा भी हो सकता है, इस तरह बताया जो हमने, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी, ये ढक भी सकते हैं नहीं भी ढक सकते, है ना? तो ये समान समरूप है ना? कैसे हैं? समरूप आकृतियां हैं। तो सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। यहां क्या लिखेंगे हम? समरूप। इसी तरह से सभी वर्ग, वो भी क्या होते हैं बेटा? सर्वांग सम नहीं होते, क्या होते हैं? समरूप होते हैं सर। और सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो किस तरह के, समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते। किस तरह से? कि अगर मैं एक समद्विबाहु त्रिभुज का मीन होता है कोई दो भुजाएं बराबर, ये दोनों भुजाएं बराबर ली। ठीक है, अगर मैं इसी तरह से ये दो भुजाएं बराबर लूं और जो ये डिस्टेंस है ये वाली, ये इसको मैं बड़ा कर दूं थोड़ा सा, ठीक है, तो ये इसके ऊपर फिट नहीं बैठेगी, और ये तो इसे इसको मैं इसके ऊपर रखूं, इसके ऊपर, और इस एंगल को इसके साथ सेट करूं, तो जिस ये भुजा बढ़ेगी, इसकी लंबाई बढ़ेगी, तो ये कोण भी बढ़ेगा, तो ये भी फिट नहीं आएगा, है ना? तो जब फिट नहीं आएगा तो ये समरूप नहीं होंगे। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज समरूप जो आधार है, जो समान भुजाओं से अलग भुजा है वो छोटी बड़ी हो सकती है, इसलिए वो समरूप नहीं होते हैं। और समबाहु में सभी चीजें फिट आ जाती हैं एक दूसरे के अंदर, क्योंकि सभी संगत कोण ऑटोमेटिक बराबर और सभी भुजाएं बराबर भी होती हैं, इसलिए अनुपात भी बराबर आ जाएगा। तो इसलिए सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज ही समरूप होता है।
यहां तक समझ में आ गया कि भुजाओं की, अब आगे पूछा है भुजाओं की संगत समान संख्या वाले दो बहुभुज है ना, समरूप होते हैं, उनके संगत कोण बराबर हो, समान हो। ठीक है, क्या होने चाहिए यहाँ पे, बराबर। और आगे क्या कहा कि उसकी संगत भुजाएं समान अनुपाती हो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, समान समानुपाती, समानुपाती। अब आगे पूछा है निम्नलिखित युग्मों को दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, तो यहां पर दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने हैं कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। ठीक है, तो आपको बताया एक वृत्त ले और एक वर्ग ले। ठीक है, ये वर्ग है और ये क्या है बेटा, वृत्त। तो ये दोनों एक तरह की नहीं दिखती, ऐसे ये क्या नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है, और आगे क्या ले सकते हैं, देखो त्रिभुज और वृत्त ले लो दूसरा जोड़ा। ठीक है, ये त्रिभुज और ये क्या है, वृत्त। तो त्रिभुज वृत्त का जोड़ा और वृत्त और वर्ग का जोड़ा समरूप नहीं होता। समरूप आकृतियों के जोड़े बताने। ठीक है, तो आपको पता है कि सारे वृत्त, एक वृत्त बड़ा लिया और एक वृत्त लिया हमने छोटा, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। ऐसे ही सभी वर्ग, छोटा लो एक और एक बड़ा लो, सभी वर्ग समरूप होते हैं। ठीक है, तो ये समरूप आकृतियों के जोड़े हुए, ये ऐसी आकृतियों के जोड़े जो समरूप नहीं है। तो ये 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। ठीक है, ये दो चतुर्भुज दे रखे हैं हमें, वो पूछा गया ये समरूप हैं कि नहीं। ठीक, तो इसको समझते हैं बेटा कि आपको बताया था कि दो चतुर्भुज समरूप कब होंगे, जब उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात बराबर हो और संगत कोण। देखो यहां पर कोण 90 है, जैसे यहाँ पे एस जो कोण है वो 90 से बड़ा है, ये ग्रेटर देन 90 है। ठीक है, और इसके संगत कोण जो है डी कोण है इधर, वो 90 डिग्री है। तो संगत कोण बराबर नहीं है, यहां के लिखेंगे संगत कोण समान नहीं है। ठीक है, तो ये चतुर्भुज, तो इंप्लाइज ये चतुर्भुज समरूप नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आया होगा कि संगत कोण देखा करते हैं पहले, उसके बाद संगत भुजाएं। अगर एक भी कोण संगत कोण समान नहीं आता है तो ये जो दो चतुर्भुज या दो आकृतियां समरूप नहीं होती हैं। तो यही यहाँ पे बताया हमने कि एस कोण 90 डिग्री से अधिक दिख रहा है और डी कोण 90 है, ये संगत कोण समान नहीं है, इसलिए ये चतुर्भुज दोनों समरूप नहीं है। तो ये 6.1 खत्म हुई यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे बेटा। नेक्स्ट है हमारा प्रमेय, प्रमेय 6.1। ठीक है, इसको समझते हैं बेटा, प्रमेय 6.1 को अच्छे से समझते हैं। तो प्रमेय 6.1 को 6.1 को समझते हैं बेटा, तो उसमें क्या दिया है पहले उसको समझते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे दिया है में हमें इस प्रमेय में क्या दिया हुआ है, दिया है। ठीक है, तो इस प्रमेय में कहा गया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रसिद्ध करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये इसमें सिद्ध करना है कि अनुपात समान होता है। दोबारा समझते हैं कि एक त्रिभुज है हमारा, इधर लिख लेते हैं बेटा, है ना, जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है हमारा एबीसी। त्रिभुज एबीसी है। अब उसमें हमें दिया है कि जो बीसी भुजा है उसके एक समांतर भुजा खींची गई डीई। ठीक है, ये दिया हुआ है इसमें, तो इसे लिखते हैं कि डीई समांतर दे रखा है बीसी के। ठीक है, एबीसी त्रिभुज में डीई समांतर है बीसी। अगर ये भुजाएं समांतर हैं तो एक डी बिंदु मिला और एक ई बिंदु मिला, इन दोनों बिंदुओं ने, डी बिंदु ने ए बी को विभाजित दो भागों में किया
ई बिंदु ने AC को दो भागों में विभाजित किया। तो इन्हीं अनुपात ये समान आते, इनको पूछा गया कि अगर समांतर भुजा, ठीक है, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर छेद करे तो जो भाग बनेंगे AD और BD, और इधर क्या मिलेंगे AE और EC, ये जो भुजाओं के अनुपात मिलेंगे, ठीक है, ये समान होते हैं। मतलब हमें सिद्ध करना है, इसमें हमें सिद्ध करना है कि अगर ये भुजा समांतर है तो ये इन दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात, मीन AD अपॉन जो AD ये पार्ट है, AD अपॉन इसके नीचे वाला BD इक्वल AE अपॉन EC, हमें ये अनुपात ज्ञात करना है। तो इस प्रमेय का यही कहना है कि त्रिभुज की किसी एक भुजा मतलब BC के समांतर DE खींची, DE के बिंदु D और E, AB और AC को दो बराबर अनुपात में विभाजित करते हैं और उस अनुपात को समान सिद्ध कीजिए। तो ये अनुपात सिद्ध करना है। तो इस अनुपात को सिद्ध करने के लिए पहले हम इसके आधार, ठीक है, जो भी इसके बेसिक कंसेप्ट है उनको रिवाइज करते हैं एक बार, है ना, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, तो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आपको पता होना चाहिए, यहां बेसिक कंसेप्ट लिख लेते हैं। तो पहले ये दो पॉइंट आपको इस प्रमेय के सिद्ध करने में लिखने ही हैं, और इन सभी को आगे प्रमेय को समझने के लिए यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। और ये बेसिक कंसेप्ट इसके हल में नहीं लिखने, ये तो समझाने के लिए है। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि अगर एक त्रिभुज है, ठीक है बेटा, इस त्रिभुज के 3 शीर्ष हुए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इस शीर्ष से नीचे इस भुजा पर लंब डालेंगे और क्षेत्रफल होता है, ये तो ऊंचाई आई और ये हुआ इसका आधार, इसको कहते हैं बी, बेस। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आएगा इस ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC, तो उसका सूत्र आपने पढ़ा है कि 1/2 बेस इंटू हाइट, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा है कि अगर किसी त्रिभुज में कोई ऊंचाई दे रखी है और उस ऊंचाई जिस भुजा पर है वो दे रखी है और 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब ये काम हम 3 तरह से कर सकते हैं। अगर A से लंब डालें तो ये आधार बन जाएगा, ये ऊंचाई। अगर B से लंब डालें तो ये ऊंचाई हो जाएगी बेटा, तो ये हमारा आधार हो जाएगा। और C से इस सम्मुख भुजा पर लंब डालें तो ये H हो जाएगा और ये B हो जाएगा। ठीक है, ये काम 3 तरह से हो सकता है और तीनों ही आंसर इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएंगे, तो तीनों आंसर समान भी आने चाहिए। ठीक है, अगर त्रिभुज हमारा इस तरह से देखो टेढ़ा है, इस तरह का, तो अगर इस शीर्ष से लंब डालेंगे तो ये लंब ऐसा टेढ़ा तो आएगा नहीं, तो ये लंब तो सीधा डलता है, तो ये लंब डलेगा बेटा ऐसे। तो इसलिए इस भुजा को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और तो ऊंचाई तो ये लगेगी, है ना, ये ऊंचाई लगेगी और त्रिभुज सिर्फ यहां तक है, इतना आधार है इस त्रिभुज में, तो आधार सिर्फ ये लगेगा, ऊंचाई इधर लगे। तो ऐसा नहीं है कंप्लीट यहां से लेके यहां तक लगे, ये गलत है। ठीक है, इसको नहीं लेंगे। क्या लेंगे, जो त्रिभुज की भुजा आती है उसी को लेते हैं, और ऊंचाई कहीं पे हो सकती है, बाहर अंदर। ठीक है, यहाँ ऊंचाई अंदर है सारी, इधर ऊंचाई बाहर भी है, तो ऊंचाई ये लेंगे और बेस ये लेंगे, इधर से यहां से लेके बेस लेंगे सिर्फ यहां से यहां तक जो त्रिभुज में आए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट समझ में आए होंगे आपको। ठीक है, क्षेत्रफल किस तरह निकाला जाएगा, आए समझ। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर 2 समांतर रेखाएं खींची गई है और उसके अंदर 2 त्रिभुज बना दिए हमने। ठीक है बेटा, एक त्रिभुज तो ये बनाया हमने, ये त्रिभुज है। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज बनाते हैं हम, ये त्रिभुज बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, ये त्रिभुज, तो ये 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये है बेटा और दूसरा त्रिभुज हमारा ये वाला। ठीक है, ये 2 त्रिभुज आपको समझ में आए। अब
इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालें। तो देखो इस शीर्ष से डाल रहा हूं मैं, इससे डाल रहा हूं, इस पर ऊंचाई तो ये होगी हमारी, और ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला आधार। ठीक है, समझ में आया? दोबारा से देखो एक बार, दोबारा से कि ये तो हमारी क्या हुई, ऊंचाई, और ये हो गया हमारा आधार इस त्रिभुज के लिए। अब इस शीर्ष से डालेंगे तो इधर ऊंचाई डलेगी, आधार यही लगेगा। और आपको पता है कि समांतर भुजाएं हैं ये दो भुजाएं कैसी हैं, समांतर। ठीक है बेटा, ये दो भुजाएं कैसी हैं, ये दोनों भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा, ये दो भुजाएं समांतर हैं। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी समान होती है, इसलिए दोनों ये एच एच आए, और ये दोनों में बेस सेम, इसलिए कि समांतर भुजाओं के अंदर दो त्रिभुज होंगे जिनका आधार सेम होगा, उनका क्षेत्रफल समान होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं समान समांतर, समान समांतर और समान आधार के बीच त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। तो यहां तक समझ में आया होगा कि अगर दो त्रिभुज समान समांतर और समान आधार पर हैं, ऊंचाई उनके बीच की दूरी समान हो गई, तो इसलिए क्षेत्रफल 1/2 से और मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए क्षेत्रफल समान आएगा। और इस तरह के त्रिभुजों को कहते हैं समान समांतर और समान आधार के बीच के त्रिभुज, और इनका क्षेत्रफल समान होता है। तो ये दो इसके बेसिक कंसेप्ट थे, तो इनके आधार पर इस प्रमेय को हम अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ाते हैं। तो अब आपको यहां पर देखा कि दो त्रिभुज, देखो एक त्रिभुज ये है, ठीक है, ये त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं ADE। तो ये दो त्रिभुज हैं बेटा, तो ADE त्रिभुज को हमने लिया है। ठीक है, ADE ये दो त्रिभुज है हमारा, और समझते हैं अच्छे से। ये त्रिभुज हमारा ADE, ये वाला AD त्रिभुज है, इस पर मैंने D से एक लंब डाला है इधर, ठीक है, और एक E से लंब डाला है इन दो भुजाओं पर। ठीक है, और उसके बाद दो त्रिभुज ये लेंगे बेटा, ये वाले, एक त्रिभुज इधर वाला, ये वाला, तो एक त्रिभुज इधर, ये। इनको क्यों लेंगे, देखो हमें अनुपात लाना है AD और AE और BD और EC। अब ये भुजाएं जिन जिन त्रिभुजों में आएंगे उनको लेंगे। ठीक है, अब देखो AD और AE किस त्रिभुज में आएगी, ADE में, इसलिए AD को दो बार लेना पड़ेगा, एक AD के लिए और एक AE के लिए। और अब BD जो त्रिभुज में आएगी वो है हमारा BDE, और इधर EC जो त्रिभुज में आएगी उसका नाम है DEC। तो इन दो त्रिभुजों में ये आएंगी दो भुजाएं, और इस अकेले त्रिभुज में ये दो भुजाएं आएंगी, इसलिए इनका हम लेके क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये रचना लिखेंगे कि हमने रचना जो की है, अगला पॉइंट होगा रचना। तो रचना में क्या लिखना है, रचना में लिखना है कि DM लंब, DM जो लंब खींचा है किस पर खींचा है, AE पर, DM लंब AE, कॉमा EN लंब किस पर बेटा, AD पर खींचा है ना। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या किया है हमने, BE और CD को मिलाया, ये पहली रचना है। और दूसरी है BD BC DC और BE को मिलाया।
इन दोनों को मिलाते हैं, ठीक है। तो हमारी ये जो चारों त्रिभुज थे वो कंप्लीट हो जाते। अब इन्हीं चारों त्रिभुजों क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, ठीक है। तो आगे यहां पे लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज एडीई। तो एडी का क्षेत्रफल निकालेंगे बेटा, तो दोनों लंबों के आधार पर निकालेंगे। अगर मैं लंब लेता हूं कौन सा, डीएम, ठीक है, तो पहले में मुझे एडी लेनी है। तो एडी के लिए मुझे ई एन लंब लेना है ना, तो पहले मैं लेता हूं ई एन लंब। अगर हम ई एन लंब लेते हैं बेटा, ठीक है, तो उसके लिए आधार कौन सा होगा, ई एन लंब के लिए एडी, ठीक। अगर इसी का मैं दूसरी तरह से लिखूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल दूसरी तरह से लिखें, दूसरा लंब लेके, इस बार ई एन लिया था, इस पर लेंगे डीएम। तो डीएम लंब लेंगे, तो डीएम के लिए आधार क्या आएगा बेटा, एई। तो ये दो भुजाएं इन अकेले त्रिभुज में आ गई। अब उसके बाद डीएम के लिए लेंगे बेटा, डीएम ये बीडी के लिए। तो बीडी के लिए जो त्रिभुज है, इसको दोबारा से समझते हैं, ठीक है ना। देखो ये है बीडीई त्रिभुज, बीडी वाली भुजा जिसमें आ रही है वो इस त्रिभुज में आ रही है इसमें, ठीक है, ये बीडीई। अब इसके लिए जो ई से जो शीर्ष लंब खींचा गया है ई एन है, ठीक है ना। तो ई एन लंब लगेगा इस त्रिभुज क्षेत्रफल के लिए, किसके लिए, बीडीई त्रिभुज के लिए ई एन लंब लगेगा, और सिर्फ बीडी भुजा की लंबाई आएगी। ये इसी तरह का जो टेढ़ा त्रिभुज था, ऐसा त्रिभुज है, ठीक है। तो इसका लंब इधर ना आके थोड़ा सा इधर आएगा बेटा, इधर आएगा, और यहां काटेगा। यहां पे हमने एन लिख रखा है, इधर यहां पर ई है, और ये तुम्हारा डी है, और इधर क्या है, बी है। तो इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए, तो ये तो तुम्हारा लंब लग जाएगा ये वाला, है ना, ये तो एच, और ये तुम्हारी बी, है ना। इस त्रिभुज जो बी डी ई है उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहां पर लिखते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज कौन सा बेटा, बी डी ई। उसके लिए 1/2 आधार क्या लिखेंगे और लंब क्या लिखेंगे, तो पहले लंब लिखते हैं। तो लंब हमारा है ई एन, और आधार क्या है, बी डी। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे बेटा, ये हमारा, ठीक है, दूसरा त्रिभुज लेते हैं। दूसरा त्रिभुज क्या है, ये बात, ये जो त्रिभुज है हमारा, इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें ईसी भुजा आती है हमारी। तो इसका क्षेत्रफल लिखेंगे बेटा, तो इसका क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज, इसका नाम है डीईसी, डीईसी। तो इसका क्या लिखेंगे, 1/2 गुणा लंब गुणा आधार, है ना, 1/2 लंब गुणा आधार। तो लंब क्या है इसमें, डी से जो डीएम डाला है, ये डीएम लंब है, ठीक है, और आधार क्या है बेटा, ईसी आएगा, है ना। कैसे आएगा, देखो इधर एक बार बना के दिखाता हूं। ये त्रिभुज ऐसा है, एक ऐसी भुजा, फिर ये ऐसे, और ये ऐसे, और यहां से लंब डाला गया ऐसे, ठीक है, और इसको आगे मिलाया गया ऐसे। यहाँ डी है हमारा, यहाँ ई है, यहाँ सी है, और यहाँ पे लंब डाला गया है, यहाँ एम है। तो ये डी एम तो लंब लगेगा, ये तो एच हो गया हमारा, और ये यहां से लेके यहां तक ये भुजा बी हो गई, बेस आधार, ठीक है, इनको लिखा। तो ये 4 त्रिभुज बने, है ना, ये दोनों सेम त्रिभुज, इनका क्षेत्रफल ऐसे निकाला, और ये अलग अलग त्रिभुज, ठीक है। ये 4 पॉइंट हमारी चारों भाग इसमें आ गए। अब इनको हमें अनुपात में लाना था, मेन टारगेट ये है, ठीक है। तो ये दो त्रिभुज तो सेम है, इनके क्षेत्रफल तो समान आएंगे। अब ये जो त्रिभुज हैं दोनों, नीचे वाले ये जो त्रिभुज हैं दोनों, ये कैसे त्रिभुज हैं, ठीक है। तो ये आपको बताए थे कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, त्रिभुज बीडीई और त्रिभुज डीईसी समान, समांतर
समान समांतर कौन से इसमें, डीई समांतर बीसी और समान आधार डीई पर बने। ठीक है, तो अब इस तरह के दो त्रिभुज होते हैं, इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट में पिछली स्लाइड में मैंने आपको यहां पर समझाया था कि अगर ऐसे त्रिभुज बनते हैं तो उनका क्षेत्रफल समान होता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर लिख देंगे कि क्षेत्रफल, तो ये जो नियम है ये बताता है कि त्रिभुज जो बीडीई और डीईसी हैं इनका क्षेत्रफल समान होगा। तो त्रिभुज बीडीई बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज डीईसी। तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल तो इस नियम के आधार पर समान हो गया, ये प्रमेय है, हमने पढ़ी है, सिद्धि की है। ठीक है, और ये त्रिभुज सेम ही है, इसका क्षेत्रफल समान होगा ही होगा। ठीक है, तो हम इन दोनों के आधार पर, है ना, तो इसको हम इन दोनों पॉइंटों को मानते हैं फर्स्ट समीकरण और इसको मानते हैं दूसरा समीकरण। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचते हैं। तो यहां पे लिखेंगे बेटा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या मिला हमें कि क्षेत्रफल, इसको एरिया कहते हैं अंग्रेजी में, एरिया, एरिया ए आर लिख देते हैं, एरिया त्रिभुज एडीई। ठीक है, तो इधर भी लिख लेता हूं एरिया त्रिभुज एडीई, ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। और इनके बट्टे में ले देता हूं जो दूसरे त्रिभुज है ना, क्या है, एडी के साथ एक तो इधर वाला त्रिभुज ले लेता हूं, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है बेटा, ये त्रिभुज, तो इसका नाम था बीडीई। तो एरिया त्रिभुज बीडीई और इसके अपॉन में लेते हैं इसके समान क्षेत्रफल वाला त्रिभुज, त्रिभुज दूसरा ये वाला। ठीक है, इसका नाम था डीईसी। ठीक है, तो अगर ये और ये समान क्षेत्रफल, ये और ये समान क्षेत्रफल, जैसे अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, तो दोनों का जो अनुपात लिया है वो समान हो जाएगा बेटा, 1/2 1/2 होगा, नहीं होगा। तो अगर समान त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो उनको अनुपात में रखते हैं तो उनका अनुपात भी समान होता है। ये समीकरण 1 और 2 से कह सकते हैं। ठीक है, अब इनके मान रख लेते हैं, तो मान क्या रखेंगे, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें जो ऊपर हमें भुजा लानी है एडी, है ना, जो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, एडी और बीडी लाने, तो इधर क्षेत्रफल उनका लिखेंगे जो एडी बीडी वाले हैं, है ना। तो हमने उसी तरह से एडीई में इसका क्षेत्रफल लिखेंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई एडी के साथ जो त्रिभुज है हमारा एडीई, उसका लंब है इधर ई एन, है ना, ई एन मल्टीप्लाई एडी अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई, दूसरा है इसके संगत बीडी लाना इधर, तो बीडी वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, बीडीई जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल है ई एन मल्टीप्लाई बीडी। ऐसे इस दोनों को त्रिभुजों का ले लेते हैं बेटा, तो 1/2 मल्टीप्लाई ई एन मल्टीप्लाई, इधर क्या आएगा, ये ई एन नहीं आएगा, इधर क्या आएगा हमारा, ये त्रिभुज, इसमें लंब है हमारा डीएम, डीएम लेंगे बेटा इधर डीएम, और इसका जो डीएम का जो आधार है वो क्या है, एई अपॉन में इधर 1/2, इधर इसके संगत जो त्रिभुज है लेना है वो लेना है डीईसी के लिए डीईसी, है ना, तो डीईसी में हमारा जो लंब है, ठीक है, वो डीएम है और आधार क्या है, ईसी। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल, ईएन से ईएन कैंसिल, डीएम से डीएम कैंसिल, इधर है ना 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, यहां मिलेगा एडी अपॉन बीडी इक्वल एई अपॉन ईसी, और यही अनुपात हमें लाना था
यहाँ पे लिख देंगे HP हेंस प्रूव इट सिद्धम। ठीक, तो इस तरह से प्रमेय हमें सिद्ध करनी है। इसमें मेन याद रखना है आपको कि ये अनुपात लाना है, तो इसी के आधार पर ऊपर नीचे आपको त्रिभुज रखने हैं, और ये ऊपर वाले दोनों समान त्रिभुज हैं। नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल समान कब होगा, क्योंकि ये समान आधार और समान समांतर के बीच में है। ठीक है, ये नियम लिख दिया हमने यहाँ पे। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से लिख के आने हैं इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे समझाएंगे। ठीक है, जय हिंद।